दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट, उनकी और प्राथमिकताएं हैं। हमें उन तक पहुंचना है, हमें उनको ढूंढना है, हमें उसमें जो भी ऐसे सिम्टोमेटिक्स हैं उनकी जांच करवानी है, उनको इलाज देना है। स्लम्स में रहने वाले लोग, सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स, क्लिनिकली जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जैसे डायबिटीज, HIV वगैरह हो गए, और बहुत बड़ी संख्या में केसेस ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड, अनआइडेंटिफाइड, जैसे स्मोकिंग इज क्वाइट प्रिवेलेंट। तो आदमी को या किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी आ रही है तो वो सोचता है या वो सोचती है कि साहब हम शायद जो ये हम टोबैको लेते हैं शायद उसका ये इफेक्ट है, एंड दे इग्नोर देयर कफ, दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटेड फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरह के बहुत बड़ी संख्या में केसेस जो है वो मिस हो रहे हैं, और मिस हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी खांसता है, चीखता है, बोलता है तो वो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं जिसमें जो बैक्टीरिया है टीबी का वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है और डिजीज स्प्रेड कर रहा है। ड्रग रेजिस्टेंस बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साथ, और अवेयरनेस जनरेशन अमंग द मासेस। ये एक गजट नोटिफिकेशन है 19 मार्च 2018 का, जिसके द्वारा गवर्नमेंट हैज मेड notification of all the TB cases mandatory for all the health establishments, private practitioners हैं, multi specialty hospitals हैं, trust run hospitals हैं, everywhere this has been mandatory कि अगर आप किसी केस को देख रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस को के केस को, then it should be reported, और अगर आप नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं तो पनिशमेंट का भी इसमें प्रोविजन है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक कारावास और आर्थिक दंड का प्रोविजन है इसमें, जिसके बारे में वाइडली जो है हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाए, जिसपे हमने प्रोफेशनल बॉडीज जो है IMA, IAP और वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके फोरम्स पे भी इसमें बात की गई है, केमिस्ट को भी बात की गई है, ये सभी के लिए लागू होता है। अब कुछ बात आंकड़ों की कर लेते हैं। अभी तक तो बेसिक्स हम बात कर रहे थे। इस स्लाइड में आपके सामने है टीबी नोटिफिकेशन स्टेटस, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द केसेस व्हिच हैव बीन नोटिफाइड इन द स्टेट ओवर पास्ट 3-4 इयर्स। पब्लिक सेक्टर से नोटिफाई किया गया हो, प्राइवेट सेक्टर से नोटिफाई किया गया हो, टोटल ये केसेस दिखा रहे हैं कि कितने केसेस सिस्टम को नोटिफाई किए गए। 2016 में 2,61,000 केसेस थे, जो 2017 में 3,09,000 हुए, और सबसे अच्छी प्रोग्रेस हुई है 2018 में 4,22,000 केसेस निकल के। यहां मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि टीबी बढ़ गई अचानक 2018 में। टीबी के केसेस पहले भी थे, आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, डायग्नोज नहीं हो रहे थे, ट्रीट नहीं किए जा रहे थे, और कम्युनिटी में इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे थे। बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाया गया है, और उसका ये नतीजा है कि पिछले वर्ष स्टेट हैज रिकॉर्डेड ए जंप ऑफ 36.5% इन केस नोटिफिकेशन, और इस साल भी 30 मई तक 1,70,000 से अधिक केसेस नोटिफाई हो चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। दिस इंडिकेट्स कि जो लोग पहले इन्वॉल्व नहीं थे, नाउ ऑल आर ज्वाइनिंग हैंड्स विद द प्रोग्राम, एवरीबडी इज कमिंग फॉरवर्ड, दे आर नोटिफाइंग द केसेस टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। प्राइवेट सेक्टर, मैंने जब चैलेंजेस की बात करी तो मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट इसमें करना। प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए 2016 में 33,000 केसेस नोटिफाई हुए थे, 2017 में 67,000, और 2018 में 1,19,000 केसेस नोटिफाई किए गए प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। दिस इन्वॉल्व्स कि हमारा, दिस शोज कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ये इसमें अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हो रहा है, और जो केसेस उनके पास जा रहे हैं उनका वो नोटिफिकेशन कर रहा है। इस साल भी लगभग 52,000 केसेस 30 मई तक नोटिफाई किए जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जो है बहुत आसानी से जो पिछले साल जो हमने अचीव किया है उससे कहीं ज्यादा हम इस बार केसेस को नोटिफाई
आइडेंटिफाई हम करवा के उनको सारी जो फैसिलिटीज प्रोग्राम के द्वारा है वो हम उनको दे पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट के लिए क्या एफर्ट्स किए गए? जैसा मैंने पहले कहा, प्रोफेशनल बॉडीज, IMA की जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस, ऑक्सी, या और जो भी एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन जो भी हैं, उन फोरम्स पे इनका इन्वॉल्व किया जा रहा है। कॉर्पोरेट हाउसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जीत है, जीत के अक्षत जैन जी यहाँ पे है, हमारे साथ मौजूद है इसमें इस समय हॉल में। प्रोजेक्ट जीत है, जीत इज जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। प्रदेश के 60 जनपदों में आप प्रोग्राम को सहयोग कर रहे हैं। 15 जनपदों में एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्स आपने डिप्लॉय किया हुआ है, जिससे कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को संपर्क कर रहे हैं और उनके जरिए केसेस नोटिफाई करवा रहे हैं। और 45 जनपद ऐसे हैं जहां पे इनका रोल कैटलिस्ट की तरह से है। 3-4 जनपदों में एक व्यक्ति को इन्होंने जीत ने डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आपका भी सहयोग है। ये पिक्चर है माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी द्वारा 5 नवंबर 2018 को जीत प्रोजेक्ट को जब इनॉग्रेट किया गया था यूपी में। जब मैं अभी डायग्नोसिस की बात कर रहा था तो मैंने कहा था स्पूटम एग्जामिनेशन और एक्सरे की बात। खाली यही डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज नहीं है, हमारे पास एक टेक्निक है, जीन एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको कि हम कहते हैं CBNAT। CBNAT का फुल फॉर्म है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। जब इसमें आप सैंपल डालते हैं तो आपको 2 चीजें पता चलती हैं। पहला कि ये ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं, और दूसरा इसमें रिफैम्पिसिन, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरक्लोसिस, तो रिफैम्पिसिन का सेंसिटिव है कि रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। प्रदेश में 141 CBNAT मशीनें हमारे पास हैं इस समय, और आप देखिए कि इनका जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके कैसे प्रोग्राम में हम रिजल्ट्स बेहतर कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है कि अप्रैल 2018 में जहां हम 21,000 टेस्ट करते थे पूरे प्रदेश में एक महीने में, वहां हम अप्रैल 2019 में 34,434 टेस्ट कर रहे हैं, विच इज 60% मोर देन दी अप्रैल 2018। वही 141 मशीनें, उन्हीं का हम बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और हम सारे मरीजों को ये जांच कर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जब आप ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो डायग्नोसिस के साथ साथ आपको ये पता लग जाता है कि भाई अगर ये पेशेंट सेंसिटिव है तो आप फर्स्ट लाइन दूसरी ड्रग्स की सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, और अगर रेजिस्टेंट है तो आप सेकेंड लाइन ड्रग्स की तरफ देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी इस मरीज में कारगर होगी। तो ड्रग सेंसिटिविटी बेस्ड रेजिमेन आप डिसाइड करते हैं और उससे आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं। यानी वो स्थिति खत्म हो रही है अब कि पहले साहब इलाज चल रहा है, बोले अच्छा आपने इतने महीने इलाज कर लिया, पूरा हो गया, अच्छा अभी आप ठीक नहीं हुए, चलिए आप दूसरी ड्रग ट्राई करते हैं। अब शुरू में ही पेशेंट का हम CBNAT टेस्ट करते हैं, देखते हैं अगर रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंट आ रहा है तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स को छोड़ देते हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स के लिए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी इस पेशेंट में कारगर है, कौन सी नहीं कारगर। पिछले 4 महीने में जो प्रोग्रेस है आप देखें कि हर महीने जो है इसका यूटिलाइजेशन और हम बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं इसको। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, हम खाली इस बात पे नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा और नोटिफाई होगा तब हम उसमें उसका इलाज करेंगे, उसे और सुविधाएं देंगे प्रोग्राम के अंदर। वी आर रीचिंग टू द कम्युनिटी, हम समाज तक पहुंच रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन एरियाज को जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, स्लम्स को, प्रिजन, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, हम इन तरह, या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, बिल्कुल एक्सट्रीमली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे वन टांगिया वगैरह हो गए, थारू ट्राइब हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब,
मुसहर हो गए, इस तरह की जो पॉपुलेशन है वहां पे हम टीम्स भेज रहे हैं, घर घर टीम्स जा रही हैं, डिटेल्ड माइक्रो प्लान बन के, जिसमें कि उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है ऐसे लोग जो संभावित हो सकते हैं टीबी के, जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं, और ऐसे रोगियों को फिर उनकी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं उनका यूज करते हुए और हम उनको उपचार पे लेके आते हैं। मुझे खुशी है आपके साथ ये बताते हुए कि पिछले जो 3 कैंपेन हैं उसमें स्टेट में 20,000 से अधिक केसेस चिन्हित करके इलाज पे लाए गए। ये वो पेशेंट है, शायद इसमें से कुछ लोग आ जाते हैं, अगर हम इंतजार करते तो शायद कुछ लोग आ जाते मेडिकल कॉलेज तक या किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर तक पहुंचते और इलाज पे आते, लेकिन प्रोग्राम ने स्टेप लिया है, वो आगे बढ़ के हम उन कम्युनिटी तक पहुंचे हैं, उनको खोजा है और उनको ट्रीटमेंट पे लेके आए हैं। और कल से हमारा एक और ACF राउंड शुरू हुआ है जो अगले 22 जून तक चलेगा, जिसके दौरान भी मुझे उम्मीद है कि लगभग हम 7,000 के आसपास मरीज कम से कम जरूर चिन्हित कर लेंगे। जो सुदूर इलाके हैं उनके लिए इस तरह की मेडिकल मोबाइल वैन्स हैं। हमारे पास पूरे प्रदेश में 5 मेडिकल मोबाइल वैन्स हैं, जिसमें स्पुटम टेस्टिंग के लिए CBNet मशीन है, माइक्रोस्कोपी भी जरूरत पड़ने पे वहां हो जाती है, CBNet है, पावर बैकअप के लिए जनसेट है, और ये वैन ले जाके ऐसे रिमोट एरियाज में जाती है, वहां पे उनको जो पॉपुलेशन है उसकी पहले से प्रायर पब्लिसिटी उस एरिया में करी जाती है, और उसके बाद वहां पे जो भी इस तरह के सिम्टोमेटिक्स मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई करके मोबिलाइज करके वहां तक लेके आया जाता है वैन पे, जो कि उन्हीं के आसपास ही मोहल्ले में या कहीं खड़ी होती है गांव में, और उनकी वहां पे जांच करी जाती है। और इसमें आप देखें कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं कि 1110 केसेस, 1100 के करीब केसेस आइडेंटिफाई हुए, जिसमें से 122 केसेस MDR के हैं। टीबी सर्वाइवर्स यानी वो लोग जो इस बीमारी से गुजर चुके हैं। बहुत सारे पहलू इस बीमारी के, स्टिग्मा भी अटैच है, सभी सारी चीजें, बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट भी है इस बीमारी का, और उस सारी चीजों को वही बेहतर समझ सकता है जो इस बीमारी से गुजरा हुआ है, उससे बढ़िया इसमें कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। तो जो टीबी सर्वाइवर्स हैं, और रीच हमारे एक सहयोगी हैं, रीच का कोई रिप्रेजेंटेटिव है समय? रीच भी हमें सहयोग कर रहे हैं इसमें। रीच में जो सहयोगी हैं उनकी मदद से प्रदेश के 12 जनपदों में टीबी सर्वाइवर्स का एक नेटवर्क जो है डेवलप किया जा रहा है, जो इसमें जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है स्टिग्मा और इस तरह के सोशल इश्यूज में। ये जो आपके सामने पिक्चर है, ये उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप थी, जिसमें माननीय विधायक नीरज दोरा जी ने शिरकत की थी। ये वो फोटोग्राफ्स है, ये उन्हीं 12 जिलों के मेंटर्स हैं, और इन्होंने जाके अपने जिले में फिर हर व्यक्ति ने 3-3 और लोगों को डेवलप किया है। तो इस तरह से इन इश्यूज पे काम कर रहे हैं हम। कुछ मैं थोड़ा सा आपको, चूंकि मैंने आपको ये कहा कि लेबोरेटरी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अब हम ड्रग सेंसिटिविटी बेस्ड रेजिमेन पे इलाज कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी और प्रोफेसर सूर्यकांत जी हैं, हो सकता है वो लोग इसके विषय में डिटेल में आपसे बात करना चाहें। तो लेबोरेटरी नेटवर्क के विस्तार पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है इसमें। सबसे पहली चीज तो है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं, तो स्पुटम एग्जामिनेशन, हमारी DMCs जो है, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स जो हैं, वो प्रदेश में 2021 ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, लेकिन ये देखा गया कि ज्यादातर इसमें रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा नहीं थे। करीब 300 के करीब ऐसी और नई DMCs अर्बन एरियाज में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहां पे डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। ये आ जाएगी तो हम अर्बन एरियाज में, जहां पे की और ज्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां पे वी विल बी क्लोजर टू द कम्युनिटी। एक नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी है आगरा में, हमारे पास 2 इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी हैं, जिसमें से एक KGMU के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में है, दूसरा आगरा में है, STDC आगरा, स्टेट ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है हमारा आगरा में, उसमें है।
कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग लैबोरेटरीज हमारे पास ईस्टर्न में वाराणसी में है, ईस्टर्न यूपी में, सेंट्रल यूपी में केजीएमसी के साथ साथ हमारे पास राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में है, एसजीपीजीआई में है, बरेली में एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में है, अलीगढ़ में जेएनयू मेडिकल कॉलेज में है, और इसमें लेटेस्ट जो एंट्री है वो है मेरठ की। ये मेरठ एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में भी एक कल्चर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग लैबोरेटरी की शुरुआत की गई नवंबर 2018 में। जल्दी ही अगले क्वार्टर में हम गोरखपुर में भी एक CDST लैब, कल्चर ड्रग सेंसिटिविटी लैब, ये गोरखपुर में जल्दी ही शुरू होने की तरफ है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में ये लैबोरेटरी ये हमारे लैब नेटवर्क पे होगी, और उसके बाद वी विल बी फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैबोरेटरीज इन प्रयागराज, झांसी, इटावा में, रिम्स में और कानपुर नगर। तो ये क्योंकि जैसे जैसे एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें ज्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। हमारी जो एग्जिस्टिंग लैबोरेटरीज है उन पे बर्डन ज्यादा हो रहा है, तो इसके विस्तार पे भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। कुछ आप लोग में से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे कि एक नई ड्रग है, बल्कि 2 नई ड्रग्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए इस समय, जिसमें एक है बेडाक्विलीन। बेडाक्विलीन जून 2018 से हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था आगरा से, और फेस्ड मैनर में इसको हमने इंक्रीज किया है। आज प्रदेश में ये 18 जगहों पे उपलब्ध है, 18 नोडल DRTB सेंटर्स हैं। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये हमें हर जनपद में करना भी नहीं है। ये मेडिसिन हम यूज करते हैं एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट केसेस के लिए, और उनको हम जो हमारे नोडल DRTB सेंटर्स हैं वहां पे उनको पेशेंट को वहां पे ये इनिशिएट की जाती है, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन वगैरह नहीं है उसके लिए, और उसके बाद ही उनको फिर कुछ दिन वहां पे इलाज करने के बाद फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। तो हमारे पास पूरे प्रदेश में 22 नोडल DRTB सेंटर्स हैं, जिसमें से 3 शहरों में 2-2 हैं, मेरठ, इलाहाबाद और वाराणसी, तो और एक अभी सहारनपुर और बाकी है। तो बाकी ये हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पूरी स्टेट में, दिस विल बी लॉन्च जैसे ही हम सहारनपुर में इसको करते हैं। दूसरी ड्रग है डेलामिनेट। डेलामिनेट ड्रग जो है वो अभी 2-3 महीने पहले ही जो है इसमें इन्होंने शुरुआत करी है, कुछ राज्यों में, दक्षिण के कुछ राज्यों में इन्होंने शुरुआत करी है भारत सरकार ने, और अभी नेशनल लेवल पे TOT करी, जिसमें हमने प्रदेश के 4 जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी इसमें ट्रेन कराया। दिस मेडिसिन विल बी यूज्ड फॉर XDR और MDR केसेस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 70 years, और उसमें सबसे पहले हम जो है इसको 3rd क्वार्टर में, अगले आने वाले क्वार्टर में प्रदेश में 4 जगह, आगरा, लखनऊ, झांसी और गोरखपुर, यहाँ पे लॉन्च करने का इरादा है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को जो है इसके बारे में भी क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी जानकारी भी आपसे साझा की जाएगी। एक बहुत अहम पहलू है स्पूटम का ट्रांसपोर्टेशन। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केसेस जो है उनमें स्पूटम का ट्रांसपोर्टेशन, जो सुदूर एरिया में जो हमारी DMC है वहां तक तो मरीज आया जो पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे, उसके बाद उसको अपनी जांच के लिए इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़े, जिला अस्पताल या DTC या मेडिकल कॉलेज उसको आना नहीं पड़े, खाली इस बात के लिए कि हमें जांच का सैंपल वहां देना है। उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में, जो कि एक्सटेंसिवली डिसेंट्रलाइज है, हर जगह पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं, यूजर फ्रेंडली है, डिपेंडेबल है। हम सब उस जनरेशन से हैं जिसने देखा है कितनी डिपेंडेंस रही है, हम लोग डिपेंड करा करते थे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। कुरियर सर्विस ने बहुत कुछ रिप्लेस किया, लेकिन आज भी हम उस पर काफ़ी डिपेंडेंट हो सकते हैं, भरोसेमंद है, वो एफिशिएंट है। और पब्लिक सेक्टर 1 जुलाई 2019 से हम लोग इन 4 जनपदों में
जो है इसको, जिसमें चंदौली है, बदायूं है, लखनऊ है और आगरा है। इन 4 जनपदों में हम पायलट बेसिस पे ये करने जा रहे हैं, जिसमें कि सैंपल्स डीएमसी जो है, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी जो सेंटर है, जो कि हमारे 2021 सेंटर्स हैं, तो इन जनपदों में जो सेंटर्स हैं वहां से इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सीबीनेट की जांच के लिए उन सैंपल्स को लाया जाएगा और वहां के 2 सैंपल्स वहां पे लाए जाएंगे, एक सैंपल की वहां पे प्रोसेसिंग होगी और फिर जो दूसरा सैंपल है उसको आवश्यकता अनुसार उस जनपद की जो लिंक कल्चर डीएसटी लैबोरेटरी है वहां उसको भेजा जाएगा। तो लास्ट 2 स्लाइड्स में मैंने समराइज किया है कि प्रोग्राम के अचीवमेंट्स ये हैं कि 36% से अधिक इंक्रीज है टोटल टीबी केस नोटिफिकेशन में, 77% इंक्रीज है प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशन में, सीबीनेट यूटिलाइजेशन में 60% इंक्रीज है और एवरेज आज हम 141 जो मशीनें उनमें एवरेज अगर निकालें तो 244 केसेस पर मशीन पर मंथ ये हम कर रहे हैं। 20,000 से अधिक केसेस एसीएफ में आइडेंटिफाई हुए हैं, मेरठ में लैब ऑपरेशनल हुई है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स लाए हैं, बहुत ऑक्यूपेशन का भी बहुत रिलेशन होता है हेल्थ के साथ। ग्लास वर्कर्स इंडस्ट्री है हमारी स्टेट में, फिरोजाबाद में, तो गेल, आई एम थैंकफुल टू गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया और औरैया में वो हमें सपोर्ट कर रहे थे पहले, डिस्ट्रिक्ट औरैया में, दिव्यापुर में, और उन्होंने नाउ दे हैव एग्रीड एंड लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद आल्सो। फिरोजाबाद में उन्होंने हमें जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं कि ग्लास वर्कर्स इंडस्ट्री में रेस्पिरेटरी जो एलिमेंट्स होंगे, जिनमें सांस की जो बीमारियां होंगी, उनको ट्यूबरकुलोसिस की टेस्टिंग के लिए आइडेंटिफाई करना और उनको लेके आना। वीवर्स कम्युनिटी, बुनकरों में भी वाराणसी, भदोही इस सब इलाके में है, तो वहां पे सीएचआरआई के सहयोग से एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसमें बुनकर जो है उनमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसमें सजेस्टिव सिम्टम्स। एम्प्लॉयर लेड मॉडल जो है उसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर और भदोही में, जहां पे कि रीच जो संस्था है वो हमें इसमें सहयोग कर रहे हैं। बेटा क्लीन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एट 18 नोडल डीआरटीबी सेंटर्स, और जैसा कि पहले बात कई बार 2 बार इस प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ड्रग जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पेशेंट का, वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है ट्यूबरकुलोसिस के साथ। तो malnourished people are more prone, they have poor immunity, they develop this disease quite easily, and once they develop the disease they do not respond to treatment well। तो बहुत जरूरी है कि मरीज का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहे। भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, आप सब वाकिफ होंगे, निक्षय पोषण योजना। 1 अप्रैल 2018 के बाद जो भी व्यक्ति टीबी के इलाज पे है उसको 500 रुपए प्रति माह की दर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। और मुझे खुशी है आपको ये शेयर करते हुए कि स्टेट में, यूपी में we have disbursed more than 50 crore rupees to TB patients of the state। तो ये उनके लिए ये भी एक सपोर्ट है जिससे कि उन्हें इस बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। Now it's time when all the stakeholders should come together। जितने भी हम सब लोग हैं जो इस बीमारी से किसी न किसी तरह जुड़े हैं, हमें अपने हाथों को साथ में लाना है, हमें जुड़ना है, और हमें जुड़ना है ताकि हम इस बीमारी को एलिमिनेट कर सके 2025 क्या 2025 से पहले ही हम इसको जितनी जल्दी संभव हो हम इसको एलिमिनेट कर सके। और उसमें मैं आह्वान कर रहा हूँ आप सब लोगों का कि आप आइए, हमें बताइए, और आपके पास आज कंसल्टेशन है ये, इसमें आपके पास कोई बेहतर, अगर आपके पास कोई तरीका है, सजेशन है, सुझाव है, कोई शिकायतें हैं, कोई फीडबैक है, प्लीज शेयर इट विद मी
It's time to act. It's time to come together and eliminate TV from the state. Thank you. थैंक यू सर। हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर सर के प्रेजेंटेशन के साथ किसी के कोई क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं, क्योंकि सेशन आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो हम अभी तक सुन चुके हैं, जो हम लोगों ने समझा है, उस पर क्लियरिटी रहे। हाँ, एक एक करके माइक राउत माइक मेरे ख्याल से बेटा एक बार अगर ये कर लेती हैं आप सारे प्रेजेंटेशंस करा दें। ओके, इससे बात कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज। राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम लोग एक दूसरे से परिचय हो ले। मैं रंजना हूँ, सीफार से स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हूँ। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर अतहर काज़मी सर। एक्चुअल मैं अवधनामा से हूँ और हमारा न्यूज़ पोर्टल है और हमारी कोशिश है कि अवेयरनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और मेरी खास तौर से कोशिश हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा है। और पल्मोनरी और या टीबी चेस्ट के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं, मैं ये चाहूँगा जितने भी स्पेशलिस्ट हैं इसमें से वो हमें वक्त दें। और हम अवधनामा पर सेहतनामा नाम के एक प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो इसमें कम से कम कन्वर्सेशन न सही तो अवेयरनेस के नाम पे 5 मिनट की अगर वो क्लिप कि क्या मिथ है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, और अगर हम इसको पूरी तरह से एक चैनल की तरफ चला सकते हैं तो उसमें आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे बढ़ाया जाए किसी तरह भी चैनल के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं मुक्ता शर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर रीच और एक पार्टनर की तरह स्टेट में काम कर रहे हैं हम लोग RNTC में। हेलो सर, मैं रुचि शर्मा, मैं राजस्थान पत्रिका लखनऊ से हूँ। मैं दीपचंद, राष्ट्रीय सहारा से। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि जब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में जब चेंज किया गया था, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका मैंने बताया मैं वाइस चेयर हूँ कंट्री लेवल का, मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट का, नॉट प्रोग्राम का, मेडिकल कॉलेज कैसे इन्वॉल्व किया। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की हम उस वक्त बात करते थे और ये कहते थे कि 1990 से लेके और 2015 तक जो भी टीबी है और टीबी का जो डेथ है वो आधा हो जाना चाहिए। ये हमारा एम लेके ये टीबी का प्रोग्राम शुरू किया गया और इस प्रोग्राम में आप जानते हैं, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, पॉलिटिकल कमिटमेंट आप रोज देख रहे हैं बहुत हाई है। मोदी जी भी खूब बोलते हैं, डायग्नोसिस बहुत तरह तरीके से होती है, पूरा इलाज का इंतजाम है और ये कोशिश की जाती है कि इलाज पूरा ले ले और फिर हर मरीज का रिकॉर्ड भी रखा जाता। दिस व्हाट वी कॉल इट। ये RNTCP के 5 कंपोनेंट हैं जो आज तक भी फॉलो किए जा रहे हैं, जो 92-93 में बनाए गए थे विद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। आप देखें ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सब तरह के मरीजों का ट्रीटमेंट की सुविधा है। जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आप लोग सुनते थे। पुराने इसमें तो हमें एक ही दिख रहे हैं, अमित जी क्यों भाई लेकिन ये है कि अब सारा वो सेंसिटिव मरीज है, MDR मरीज है, MDR प्लस है, XDR मरीज है और XDR के भी आगे वाला है अगर, तो सबका इलाज, बड़ी खुशी की बात है, इस सरकार में अब अवेलेबल, एक जमाने में नहीं था। और मैंने अभी कहा मैं मेडिकल कॉलेज लेवल का मैं वाइस चेयरमैन हूँ कंट्री का, और ये मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्वमेंट 2002 में शुरू हुआ था। तब मैं STF चेयर हुआ करता था उस समय यहाँ उत्तर प्रदेश का, आज सूर्यकांत जी हैं। और देखिए जब 92 से लेके और चल गया 15 तक, टारगेट तो यही था हमारा ना, एक आपको ये क्लियर होना चाहिए। बहुत लोग गलती से बोलते हैं अरे टीबी बढ़ रही है, गलत बोलते हैं।
वो सही नहीं स्टेट। टीबी का संख्या इसलिए ज्यादा दिखती है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो देखिए हमारा एम था कि 50% रिडक्शन हो जाना चाहिए, वो हर एक के आंकड़े में, कंट्री के WHO में आंकड़े तो WHO ही बनाता है। अब उन्होंने कहा इंडिया ने भी वो जो टारगेट था 2015 तक का वो अचीव कर लिया, लेकिन अब अगली स्लाइड देखिए, अचीव तो कर लिया हमने, इसके मतलब कहीं पे वो अंडर एस्टिमेट जो भी रहा हो, पिछले साल लगभग पूरे संसार में 16 लाख लोग टीबी से मर गए, और अगर इंडिया का फिगर भी देखें तो लगभग 4 लाख लोग इंडिया में भी पिछले साल टीबी से मरे। सुविधाएं सब है, तो एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूं, ऐसा हो क्यों रहा? वो इसलिए रहा है कि जैसे RNTCP का पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ 50 से 60% ही लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं। 40 से 50% तक लोग अभी भी कहां घूम रहे हैं, कैसे इलाज ले रहे हैं, उनका अभी पता नहीं है। अगर ये सारा परसेंट जो प्रोग्राम इज वेरी इफेक्टिव, ये तो प्रूवन है, अगर सारे लोग इसके अंदर आ जाएं, इसीलिए शायद आज ये मीडिया का हुआ जा रहा भाई, जो लोग हमारे फोल्ड में प्रोग्राम के जो STO साहब के फोल्ड में नहीं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कैसे इनके फोल्ड में लाया जाए, तो शायद ये जो डेथ हम देख रहे हैं उसको बहुत कम किया जा सके। हिंदी में बोलूं ठीक है ना? है कुछ लोग अंग्रेजी चाहिए जी, हाँ जी, इसलिए मैं जानबूझ के हिंदी बोल रहा हूँ। आज तो सुरकांत जी की हिंदी मुझसे बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ। अब एक मैंने कहा था जो 40-50% मरीज जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, यहाँ रीच बैठा हुआ है, जीत बैठे हुए हैं, कई लोग, ममता बैठा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की एक मतलब ऐसा लोगों के दिमाग में एक बात है कि प्राइवेट सेक्टर है बहुत अच्छा, बात है, अच्छा भी है, लेकिन अगर आप टीबी के मैनेजमेंट का देखें, ये मैं एक आपको स्टडी कोट कर रहा हूं जो 2015, उसके बाद और बहुत सी स्टडीज हुई, उसमें हम लोग की भी स्टडी है, कि जो लास्ट लाइन आप पढ़े जो लाल रंग से लिखा हुआ है इसमें, कि सब ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ टीबी केयर पर्टिकुलरली इन प्राइवेट सेक्टर। तो मरीज जाता तो है वहां पर, अब वो अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूं कोई डॉक्टर गलत इलाज लिखना नहीं चाहता, हम नहीं समझते हैं। जैसे बहुत मरीज हम पे आते, साहब डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों, हमने देखो भैया जितना उनका ज्ञान है ना उस हिसाब से बेस्ट किया, कौन डॉक्टर चाहेगा कि हमारा मरीज ठीक से इलाज ना करे। लेकिन दुर्भाग्य है, यही मैं अभी कह रहा था, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्रेस से और मल्टीपल जो नेशनल जो NGOs यहाँ काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनको मैं फिर कहूंगा एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन चेंज एवरीथिंग। मैं तो भाई मैं तो मतलब एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मतलब मुझे तो लगता है एजुकेशन से हम लोगों ने दुनिया बदल दी। सो वहाँ भी मैनेजमेंट सही नहीं है, शायद इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि क्यों इतने लोग। अब आ जाइए थोड़ा, अभी जो 2017 में हमारे मोदी जी ने या हमारे देश ने एक स्लोगन दिया कि एलिमिनेट टीबी बाय 2025। पहली बात ये वर्ड थोड़ा सा आपको समझना होगा, एलिमिनेशन का क्या मतलब। एलिमिनेशन का मतलब है जब 10 लाख लोगों में एक से कम टीबी का मरीज हो, उसको हम एलिमिनेट, बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअली वर्ड एलिमिनेशन नहीं है, वर्ड है वो एंड, टीबी का खात्मा, उसको वो भी कह लें, दूसरे शब्दों में उसको एलिमिनेशन भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेजी एलिमिनेशन का मतलब दूसरा। तो ये हम लोग जो बात करते हैं, जो कंट्री भी इस वक्त बात कर रही, वो कह रही टीबी शुड एंड। अब देखिए ये जब पहले हमने आपको बताया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, दिस इज अ सस्टेनेबल, उसके बाद अब आगे चला 2015 के बाद कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
उन्होंने एंड टीवी का टारगेट रखा। पहले था स्टॉप टीवी, अब है एंड टीवी। और यही जो हम कहते हैं 2025 तक जो हम करने में सक्षम होंगे वो एंड टीवी का एंड। एलिमिनेशन तो बहुत डिफिकल्ट है। और देखिए एंड टीवी के टारगेट क्या, 2030 तक एसडीजी जो लिखा ना, एसडीजी वहां पर वो 2030 तक में रिडक्शन इन नंबर ऑफ टीबी डेथ्स बाय 90%, यानी 2015 में दे दिया जाए तो हमारा डेथ रेट लगभग 55-60, अभी आगे आएगी स्लाइड, वो 90% कम हो जाए, 3-4 आ जाए, तो वो टारगेट है हमारा। और जो टीबी इंसिडेंस जो टीबी होता है वो 80% कम हो जाए, यानी सिर्फ 20% रह जाए। ये कब तक? 2030 तक। ये है WHO का गोल। मैंने WHO का गोल तो और ज्यादा है, 2035 है, लेकिन हमारे इंडिया का गोल बहुत अच्छी बात है, हमने एक गोल सेट कर ली है, वो 2025 है। तो एंड टीबी का गोल, और एंड टीबी के लिए लेकिन आप जान रहे हैं मोदी जी ने बहुत एफर्ट किया इसमें, और वांट्स टू एंड टीबी बाय 2025। और 2025 एंड टीबी का एक टारगेट है, वो इंडिया स्पेसिफिक है। जैसे वैसे तो कहते हैं कि एंड टीबी का मतलब ये होता है कि 1 लाख में 10 केस से कम हो जाए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं पॉसिबल। पहले लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, एंड टीबी का मतलब 10 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। हमारा 2015 में 216 पर लाख पॉपुलेशन था, 216 पर लाख टीबी था। तो अब हमने अभी बताया कि अगर वो 80% कम होगा तो क्या नंबर आएगा? वो लगभग 44 के आसपास। तो एंड टीबी जो सस्टेनेबल उनका तो 10 है, लेकिन क्योंकि हर कंट्री अपना टारगेट रखती है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी। लोग बहुत लूजली टॉक करते हैं कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। अरे खत्म कैसे कर देंगे भाई, टीबी इज अ वेरी बिग इशू। लेकिन ये कि उसका मतलब ये है कि हम 216 पर लाख पॉपुलेशन से घटा के हम 44 तक आ गए, देन वी विल से यस देयर हैज बीन एंड ऑफ टीबी इन इंडिया। इन इंडिया इट इज इंडिया। और डेथ भी देखिए, अभी हमारा डेथ रेट जो है वो लगभग 32-33 था 2015 में, और वो घट के जब 3 आ जाएगा, यानी कि 1 लाख में सिर्फ 3 लोग मरेंगे, तो वो उस तरह का एंड टीबी का टारगेट। दिस इज अ टारगेट, वेरी इंडिया स्पेसिफिक टारगेट। ऐसे यूपी के भी टारगेट फिक्स किए गए, लेकिन कहना बड़ा आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो काम थोड़ा चलेगा, उसमें आपका रोल, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। और क्या चैलेंज है हमारे पास? अभी मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था अखबार में कि पॉपुलेशन इज आवर एसेट, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन हमारी एक प्रॉब्लम। 1,34,35 लाख लोग इस वक्त कोई काम करना है, ये अमेरिका नहीं है, ये तंजानिया नहीं है, ये सिंगापुर नहीं है, ये हांगकांग नहीं है, छोटे छोटे मुल्क, ये बहुत ह्यूज पॉपुलेशन। आपको ये भी पता है वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, 27%, 10 करोड़ का लगभग 27 लाख इंडिया में। मैंने कहा ना 50% लोग आने हैं, लगभग 10 लाख लोग का अता पता ही नहीं है क्या होगा। 1 मिलियन मिसिंग केसेस। एमडीआर की बात अभी डॉक्टर साहब ने करी, लास्ट ईयर का एस्टिमेट है इंडिया में लगभग हर साल 1,35,000 एमडीआर केसेस राइज होते हैं। एक्सडीआर एमडीआर का लगभग 8% एक्सडीआर भी होता है। ये सब रियलिटी है, ये नहीं किसी पेपर में है, हम लोग एज ए क्लिनिशियन रोज देखते हैं, आप मरीज जैसे हैं। सो दीज आर द आवर ह्यूज चैलेंजेस। इसको लेके मैं आपको इन्फॉर्म करूं, मैंने 2017 में एक एडिटोरियल लिखा था अपने एक जर्नल में कि भाई 2025 टू शॉर्ट टाइम टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस। उसमें मैंने ये भी कहा था वर्ड एलिमिनेशन को ना होके वो इट अपीयर्स अ डिस्टेंट गोल, और मैंने उसमें 2-4-10 सलाह दी थी। अब वो देखिए सलाहों में लगभग संतोष जी अगर इसे देखेंगे
कि ऑल स्टेक होल्डर्स वर्क टुगेदर। देखिए आप लोग सब काम कर रहे हैं इस टाइम, ये हमने 2017 में लिखा था, ये पॉसिबल हो सकता है अगर ये चीजें हो जाएगा। फिर लिखा इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम। आप 10 साल का पहले देख लें और अब देख लें कितना इम्प्रूव हो गया। इंक्रीज बजट, बहुत बजट बढ़ गया, अभी बताएंगे। क्विकली रोल आउट डेली रेजिमेंट, पहले आप देखते थे इंटरमीडिएट लोग बड़ा कंफ्यूजन रहते थे, बड़ा लोग उसका वो भी करते थे, अब डेली कर दिया गया। ये मैंने उस वक्त सलाह दी थी। इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर अभी भी पूरी तरह से, लेकिन काफी मात्रा बढ़ रही है। नीड फॉर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। मरीज हम पे आता है, कभी कभी हम कहते हैं यार जाओ ना सरकार में। संतोष जी, मैं कहता हूं जाओ ना सरकार में, काहे हमारे पास पैसा खर्च कर रहे हो? कहता साहब नहीं जाएंगे। हमने क्यों? अरे साहब मजा नहीं। तो कहने का मतलब कहीं हमें अपना एटीट्यूड, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, एटीट्यूड को, एनवायरनमेंट को, सबको चेंज। मैं कहता हूं सरकार 3 से 4 लाख अगर एमडीआर और एक्सडीआर के मरीजों को खर्च करती है, फिर भी उसके टेकर सिर्फ 50%। यानी कहीं हम एजुकेट करने में, कहीं हम बताने में, और कहीं हमारी सर्विसेज को और बेहतर बनाने में कहीं तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती होगी, तभी तो लोग नहीं आते होंगे। ये क्यों नहीं आएंगे? सो दीज आर द नीड्स फॉर सोशल, इमोशनल, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। आपने देखा मैंने 7-8 पॉइंट उस टाइम 2017 में लिखा था, लमीजिया जर्नल हमारा है, और मुझे बड़ी खुशी है संतोष जी, ये सारे पॉइंट गवर्नमेंट ने ले लिए, एंड नाउ ऑल द पॉइंट्स आर प्रैक्टिकली बीइंग प्रैक्टिस्ड, where we have to stress more involvement of a private sector. That is still not up to mark, मेरा अपना मानना। लेकिन बहुत से काम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा प्राइवेट सेक्टर का नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, और होपफुली अभी आगे और स्ट्रेटजी प्लान आपने देखा गवर्नमेंट ने बना दिया। उसके बाद जब अब आ गया कि भाई कैसे करेंगे, जिसमें सारी डायग्नोसिस, सारा ट्रीटमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और इवन प्रिवेंशन। पहले प्रिवेंशन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, अब प्रिवेंशन, क्योंकि हमें पता है जब तक ये चारों एलिमेंट नेशनल टीवी प्रोग्राम में नहीं आएगा तब तक हमें टीवी को एंड करना बड़ा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने चारों फ्रंट पर, आपने देखा ना, पहले पैसिव केस फाइंडिंग थी, एक स्टडी बेंगलोर में हुई थी सन 60 में कि जो मरीज आए उनका इलाज कर दो। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्टिव, वी आर गोइंग टू द पीपल। भाई आपको तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो आइए हम आपका इलाज करते हैं। दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्टिव केस फाइंडिंग। डायग्नोस्टिक एक्सपेंशन, पहले एक सिर्फ स्पूटम का एग्जामिनेशन होकर टीबी की डायग्नोसिस होती थी। आज ये वक्त आ गया है 90 मिनट के अंदर, ठीक है सरकार 2 दिन लेती है, 3 दिन लेती है, अदरवाइज साइंस के हिसाब से 90 मिनट के अंदर हम बता सकते हैं जीन एक्सपर्ट के जरिए, जिसको डॉक्टर अभी सीबी ने बताया कि ये टीबी साधारण टीबी है, सेंसिटिव टीबी इसे कहते हैं, एमडीआर टीबी है, और 2 दिन और लगा लीजिए तो एक्सडीआर टीबी का भी पता लग जाता है। हमें याद है 2006-07 हम लोगों को 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता था कि वो एमडीआर है कि एक्सडीआर है। आज हमें 48 घंटे के अंदर पता लग जाता है कि मरीज सेंसिटिव है, एमडीआर है, तो हम अंधेरे में नहीं घूमते, अब हम राइट टारगेट पर पहुंचे। तो ये चेंजेस काफी आ चुके हैं। आपने जीन एक्सपर्ट पूरी इंडिया में 1135 मशीन, इससे और भी बढ़ रही हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग डॉक्टर साहब ने बता दिया। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट करने के बहुत तरीके हैं, उनको दवा मिल सकती है, उनको डायग्नोस्टिक्स मिल सकते हैं, उनको पैसा मिलता है, हर चीज का प्रोविजन अब प्रोग्राम में आ गया है। आप देखिए टीवी नोटिफिकेशन लास्ट ईयर का था लगभग 19 लाख, आउट ऑफ 27 लाख जो केस एस्टिमेट किए जाते हैं उसमें से 19-20 लाख के आसपास नोटिफाइड इंडिया में, जिसमें से लगभग 14 लाख 15 लाख जो है वो गवर्नमेंट से थे, और लगभग
5 लाख जो है वो प्राइवेट सेक्टर से, तो बढ़ा है ये संख्या। लेकिन अभी भी मैंने कहा ना 1 मिलियन लगभग 10 लाख लोगों का अभी भी पता नहीं है, सब पता है वो प्राइवेट, उनको हमें अपने फोल्ड में किसी तरह से लाना है। आपने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करी, देखिए ना प्राइवेट प्रोवाइडर्स के लिए पैसा है, पेशेंट का अभी आपने निक्षय पोषण योजना सुना 500 रुपए पर महीने, ठीक है, मरीज जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है कुछ भी खाने का, उनके लिए 500 रुपए देना, उनको नोटिफिकेशन में भी आसानी हो जाती है, वो गवर्नमेंट की तरफ आएगा भी, तो वो सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट में। ट्रीटमेंट के भी अभी आपने डॉक्टर साहब ने बताया नए नए जितने भी दवाएं आए जैसे बीडाकुलिन, डीलामिनेट, एमडीआर का पहले इलाज 2 साल का था, अब नया एमडीआर का इलाज निकल आया साल भर। सुना होगा आपने पहले 2 साल में एमडीआर लगता था, अभी भी वो इलाज है, लेकिन अब साल भर का भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आ गया, तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो ट्रीटमेंट में भी बहुत इनोवेशन है, ये मेरा कहने का मतलब। लेकिन शॉर्टर रेजिमेंट पर लगभग पूरी कंट्री में 12,000 इसमें लिखा है, अभी मैं कल पढ़ रहा था एक स्लाइड देख रहा था 20,000 लोग पूरी हमारी कंट्री में शॉर्टर रेजिमेंट पर लगते हैं। ऐसे बीडाकुलिन और सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। ड्रग रेजिस्टेंट, पहले हम लोग जब 2007 में जब शुरू हुआ था ड्रग रेजिस्टेंट का इलाज, डॉट्स प्लस जिसे कहते थे उस टाइम, अब इसे हम DMDT कहते हैं, 309 मरीज 2007 में इलाज हुआ था। आज लगभग 50,000 मरीज के आसपास एमडीआर का इलाज हमारे देश में पब्लिक सेक्टर में हो रहा है, तो काफी ये ऐसे जा रहा बढ़ता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी एलनार उत्तर प्रदेश का डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग 4 लाख केस उधर और एमडीआर के भी केसेस काफी बढ़े हैं। But then the program is also addressing HIV, TB, also addressing diabetes, TB, smoking TB, nutritional, सारी चीजें आप प्रोग्राम ने एक्वायर कर लिया, किसी जमाने में नहीं था ऐसा। So what I am trying to say, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अभी डॉक्टर साहब ने बात किया, अब कोई वो भी नहीं है। पहले हमारे पॉलिटिशियन कहते थे 20 पैसा भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। अब डायरेक्ट बेनिफिट, अब तो जो अकाउंट में आइए जो कुछ प्रॉब्लम आ रही कि अकाउंट जिसका नहीं है, जिसका क्लियर नहीं है, उनको थोड़ी, लेकिन अकाउंट आने पर सबको पैसा उसको क्लियर मिलेगा। निक्षय पोषण योजना अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, नॉट डिटेल। अभी जैसा डॉक्टर एस के गुप्ता ने बताया कि संतोष जी ने बताया कि 50 करोड़ लोग इंडिया यूपी में ये डिसबर्स कर चुके हैं। क्यों भाई संतोष, ठीक है फिगर? 50 करोड़ के आसपास, 50 करोड़, हाँ 50 करोड़ यूपी में। ऐसे पूरे इंडिया में देखिए, इंडिया में जो बजट अवेलेबल उन्होंने लगभग दिया था वो 600 करोड़, लेकिन उसमें से लगभग 250 करोड़ रुपए अभी तक पूरे इंडिया में निक्षय पोषण के तहत डिस्पर्स किया जाए। ये पैसा मरीजों के पास पहुंच चुका है, तो इट्स अ रियलिटी मेरे कहने का। और ये बहुत जल्दी अभी साल भर के अंदर हुआ है। और इंसेंटिव टू प्राइवेट प्रोवाइडर्स, ये कहता है ना, प्राइवेट प्रोवाइडर को भी 500 रुपए अगर जब डायग्नोज करेगा और 500 रुपए जब ट्रीटमेंट पूरा करेगा। क्यों भाई संतोष जी देते हो ना? हाँ तो देते हैं, डीटीओ साहब भी बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, तो देते हैं। तो दे शुड अवे, ये चीजें उन पर पहुंचनी चाहिए, उसमें आपका रोल बहुत ज्यादा। जब तक इसलिए शायद आज मीडिया सेंसिटाइजेशन इन्होंने किया होगा कि ये सब चीजें आपको, पहले आपको सेंसिटाइज किया जाए, फिर आप अपने अखबार या अपने चैनल या जो भी आपका है उसके जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप पब्लिक को सेंसिटाइज करें और डॉक्टरों को भी करें। इंसेंटिव टू इन्फॉर्मेंट्स, इवन कोई डायग्नोज करा दे किसी मरीज को, उसको भी पैसा देने का प्रोविजन है। सारे सेक्टर का एंगेजमेंट, आप लोग बैठे हुए हो, मल्टी सेक्टर इन्वॉल्वमेंट बिना उसके पास भी नहीं है। एक नंबर ये नोट कर लीजिए, टीबी के बारे में अगर किसी को कुछ पता है, लेना है तो ये टोल फ्री नंबर है, क्योंकि DK सिंह साहब ये नंबर तो है 180011 और 4 बार 6। कोई टीबी के बारे में जानकारी हो तो इस नंबर से कोई आदमी कर सकता है।
फाइनेंस के बारे में बात हो, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं हो सकता। ये मीटिंग भी नहीं हो सकती होगी, जरूर फाइनेंस मीटिंग हो रही है। तो ऐसे प्रोग्राम भी है भाई। तो फाइनेंस भी देखिए 2014 से और 2018 के बीच में ड्रास्टिकली गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है वो सिर्फ कहने से एक बात नहीं चलेगी। Everything you have to provide, then probably things will move ahead. And what is the biggest challenge? मैं आपको एक ये डायग्राम बड़ा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। ये डायग्राम ये शो कर रहा है, जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत लोग लूज टॉक करते हैं, अरे टीवी खूब बढ़ रही है, एमडीआर खूब बढ़ रहा है। They are talking loosely. They don't know what is fact. Fact देखिए इस वाली स्लाइड में दिख रहा है कि जो करंट ग्लोबल ट्रेंड है और इवन इंडिया का भी ट्रेंड, वो डिक्लाइन हो रही है लगभग 1.5% पर ईयर। तो इसके बाद आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे टीवी बढ़ रही है, पहला इशू ये डिक्लाइन कर रहा है लगभग 2% पर एनम के हिसाब से। लेकिन अगर हमें जो हमारा टारगेट है 2025, तो उस हिसाब से इस डिक्लाइन के जो हो रही है इसको काफी शार्प बेंड करना पड़ेगा। उस डिक्लाइन से 2025 पे आपको बड़ा क्लियर समझ लेना चाहिए कि टीवी एंड नहीं हो सकती है जो प्रेजेंट रेट है। तो हमें इसीलिए इतना आप लोगों को इन्वॉल्व किया गया, सब चीजें की गई। That has to go to even 10 to 15% decline per annum. So it's a huge task. That's why I wrote that editorial. देखिए जब साइंटिस्ट कुछ लिखता ना तो फैक्ट्स के साथ, पॉलिटिकल कभी पॉलिटिशियन कभी बोलते हैं वो भी फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, कभी नहीं भी होता। ये these are the fact, these are the factual figures. So what I am trying to say to you that everyone has to cooperate, everyone has to work together, every sector has to come together and make TV program, I say word in a mission mode. एक मिशन लेके जैसे चलेंगे, जैसे हमारे मोदी जी चल रहे हैं, मिशन लेके चल रहे हैं कि भाई टीवी का हमें खात्मा कराना। तो वो हम सब सिर्फ मोदी जी के मिशन मोड में आने से हो जाएगा। Everyone, each one of you is very important. I always say, and everybody has to work in a mission mode. वो नहीं चलता है भाई कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। संतोष जी तो आपके लिए भी है। You have to work on a mission mode so that we can get, if not the real what we want. मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट फिक्स करना एक अच्छी बात है। अगर हम मान लिया वहां तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो हमारा अगर टारगेट है तो हम उसके नजदीक तो पहुंचेंगे। हमारा कोई टारगेट ही नहीं होगा। इन दैट वे आई अप्रिशिएट मोदी कि भाई हमने एक टारगेट दे दिया, 5 साल पहले का भी दे दिया। अब वो सारे टारगेट उनके दिमाग में यही रहा होगा, भाई लोग काम करें, लोग मेहनत करें, मिशन मोड में आए, और जिससे अगर हम तब तक अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है, कम भी हम कर पाते हैं, तो कम से कम उसके नजदीक। So these are my some of the thoughts. Last slide. देखिए उसको कहते हैं ना, सुल्तान लखनऊ में लखनऊ टीवी फिल्म अपना चल रहा है, तो कहते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज टीवी फ्री पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंडिया, तो तभी तो होगा। ये थोड़ा कि इंडिया में अचानक हो जाएगा। I must compliment डॉक्टर सुल्तान कि एक लखनऊ के एक वो चला रहे हैं टीवी फ्री लखनऊ। हम लोगों ने छोटा सा एफर्ट एरा में किया, सुल्तान की उसकी अभी फोटो आएगी सुल्तान की तो हम लोगों ने एक एरा में, पिछली बार जब वर्ल्ड टीवी डे 2018 में हमने मनाया था एरा में, जहाँ है इस टाइम, एरा हमारा बड़ा इस मामले में बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रहता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेकिन बहुत सपोर्ट करता। और तो हम लोगों ने किया था भाई बाय नेक्स्ट वर्ल्ड टीवी डे विल एंड टीवी इन एरा कैंपस। दैट वाज आवर मोटो लास्ट ईयर। संतोष जी को भी बुलाया था, लेकिन उसने कहीं दिल्ली में थे,
इस फंक्शन के एक फोटो शायद आएगा आगे। ये एरा जो है हम लोगों ने डिक्लेयर किया था पिछले साल, और इस साल देखिए ये फंक्शन शायद सूर्यकांत जी कोई मई में था ना, 2 मई को था। हम लोग थोड़ा लेट मना पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो 2 मई को जिसमें देखिए सूर्यकांत जी भी खड़े हैं, हमारे वाइस चांसलर अब्बास साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, और ये टीवी एसोसिएशन के जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश टीवी एसोसिएशन के जो चेयरमैन साहब हैं वो खड़े हैं, मिस्टर आसिफ त्रिपाठी, और संतोष जी की भी फोटो होती उस दिन, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं पर उस दिन कहीं पीके सिंह साहब थे तो उस दिन, लेकिन कहीं ये जो भी हो। तो देन वी हैव मेड स्मॉल एफर्ट, मैं कहता हूँ एक छोटा सा एफर्ट। हम लोग मिशन मोड में आए साल भर के, सारे मरीजों को क्वेश्चन दिया, सारे मरीजों नहीं, सारे एम्प्लॉइज को, फैकल्टी को दिया, भाई करो, करके जो उनमें सिम्टोमेटिक निकले उनको जांच कराई, उनको दवा दिलाई। तो इस तरह हम कहें साल भर में अंदर हम लोगों ने छोटा सा एफर्ट, ऐसे एवरीवन नीड्स दिस, दैट्स राइट, देन वी विल बी, आई थिंक विद दिस and we have made TV free campus era by 2nd of May 19 function we have seen. And with this I come to end of my presentation by only take home messages. We have to work, everyone has to work on a mission mode to end TB. मैं कभी कभी टीवी पढ़ाता हूँ तो एक पहला स्लाइड लगाता हूँ, यहाँ नहीं लगाया हूँ कि क्या कोई आप चाहेंगे कि आपका कोई नियर डियर ट्यूबरकुलोसिस से मरे? 16 लाख लोग मर रहे हैं, आपको पता है 4 लाख लोग इंडिया में मर रहे हैं, कोई नहीं चाहेगा। That's why for that sake you have to work on a mission. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। सर ने बहुत ही बारीकी से किस किस पक्ष को हमें ध्यान में रखना है, चाहे वो न्यूट्रिशन का पक्ष हो, चाहे टीबी का जो एनटीबी का गोल है वो क्या है। एनटीबी का मतलब ये नहीं कि टीबी खत्म हो जाएगी, हमें जो अपना प्रतिशत है वो कम करके लेकर आना है। तो बहुत ही बारीकी से हर चीज़ पे उन्होंने वो रखा है, और मैं सभी मीडिया बंधु जितने भी यहाँ उपस्थित हैं आपसे निवेदन है कि उस चीज़ को उसी क्या बोलते हैं गंभीरता से, अगर आपके द्वारा लोगों तक बात पहुँचेगी तभी शायद हम लोग अपने मिशन मोड को, जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि हम मिशन मोड पे काम करेंगे, उसको पा सकेंगे। हमारे बीच में सूर्यकांत जी हैं, तो एक आखिरी लेक्चर उनका, या इसके बीच में अगर किसी को अभी कुछ पूछना है, सर ने जो अपनी बातें कही, अगर कहीं कुछ किसी की क्वेरी है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम डॉक्टर सूर्यकांत जी को बुलाना चाहेंगे। वो न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए, टीबी के लिए ही नहीं, टीबी मरीजों के लिए नहीं, सबके लिए, और उस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। अब दिक्कत ये है कि हमें टॉपिक दिया गया है न्यूट्रिशन एंड ट्यूबरकुलोसिस। कल मैंने पूछा था कोई पावर पॉइंट स्लाइड लानी है, तो हमको लगता है 2 पावर पॉइंट ऑलरेडी हो गए थे, तो हमसे कहा गया कि नहीं पावर पॉइंट स्लाइड नहीं आनी है, तो हम आपसे ऐसे ही रूबरू होंगे। बात हमें करने को कहा गया है न्यूट्रिशन एंड ट्यूबरकुलोसिस पे, और आपके ही न्यूट्रिशन का टाइम हो रहा है और इन्होंने रोक दिया है। खाना इंतजार कर रहा है, समय पे खाना होना चाहिए, यही न्यूट्रिशन का सबसे पहला पॉइंट है, और हम इसी के खिलाफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बियर विद मी। टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, संचारी रोग है, बहुत वैसी भाषा में कहें तो छूत का रोग है। ये बात बिल्कुल सही है, सही है। कितने लोग मानते हैं? क्यों नहीं मानते? ये बात सही है, बिल्कुल हाथ खड़ा कर लीजिए आप। ये बात सही है कि ये संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक लोग से दूसरे लोग को फैलती है। तो ऐसी बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलती है, इसको कम्युनिकेबल डिजीज या संचारी रोग कहते हैं। तो टीबी कैसा रोग है? संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से फैलता है। जैसे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है तो मैं इनको हाथ मिलाने से डायबिटीज नहीं, या मैं खांस दूं या कुछ भी कर दूं तो डायबिटीज इनको नहीं हो जाएगी। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एक को है दूसरे को नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो दूसरे को फैल सकती है। तो घर में अगर टीबी का रोगी हो जाए तो उसका कमरा अलग कर देना चाहिए, कपड़ा अलग कर देना चाहिए, बर्तन अलग कर देना चाहिए। इन सब बातों से कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करें। नहीं करना चाहिए।
संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन टीबी का रोगी घर में हो जाए तो उसका ना कमरा अलग करने की जरूरत है, ना कपड़े अलग करने की जरूरत है, ना तौलिया अलग करने की जरूरत है, ना बर्तन करने की जरूरत है। आप उसका जूठा खाना खा सकते हैं, वो आपका जूठा खाना खा सकते हैं, आप उसका जूठी चाय पानी पी सकते हैं, आप उसका जूठा पी सकते हैं। टीबी इन सब चीजों से फैलती है, नहीं फैलती है? नहीं फैलती। मतलब इतनी कैलोरी तो अभी बची होंगी जो बोल सके, तो बोलते रहिए जब मैं पूछूं। तो टीबी कैसे फैलती है? कभी सोचा आपने कैसे फैलती है? टीबी का मरीज डॉक्टर सूर्यकांत या डॉक्टर रायमशाद के यहाँ भर्ती है, आप देखने गए तो लौटते समय 12 बजे देखा, 2 बजे टीबी हो जाएगी आपको? नहीं। तो टीबी फैलती है सिर्फ मरीज के खांसने से और छींकने से। और फेफड़े की टीबी ऐसी है जो दूसरों को फैलती है। कई बार गिल्टी है, आपने देखा होगा, ये गले में गिल्टी हो जाती है, फेफड़े में पानी आ जाता है, दिमाग की टीबी हो जाती है, पेट की टीबी हो जाती है, हड्डी की टीबी हो जाती है। इन सब टीबी ये फैलने वाली टीबी नहीं है। पहले तो आप ये जान लीजिए, फैलने वाली टीबी कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ फेफड़े की टीबी है, जिसमें खांसी आती है और हर खांसने से टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं। या तो मरीज खांसता है या छींकता है, उससे टीबी फैलती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब आप टीबी वार्ड में जाते हैं तो टीबी के मरीज को मास्क लगा देते हैं। आपको भी सलाह दी जाती है कि आप अस्पताल में जाएं तो मास्क लगा दी जाती है, सलाह नहीं दी जाती। तो एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि क्या मान लीजिए आप कहीं टेम्पो पे बैठे और टेम्पो पे बैठ के जब आप उतरे तो उसने पूछा कितने रुपए हुए आप, उसने कहा 15 रुपए। आपने 15-20 रुपए का नोट निकाला, उसने अपना वो खोल के 5 रुपए वापस किया। और जब 5 रुपए वापस कर रहा था, मान लो वो टीबी का मरीज था, उसको खांसी आ गई, तो 5 रुपए एक्सचेंज के साथ साथ उसने कुछ टीबी के बैक्टीरिया भी दे दिया। तो क्या अगले दिन टीबी हो जाएगी आपको? हो जाएगी? कितने लोग समझते हैं अगले दिन आपको टीबी हो जाएगी? कोई नहीं समझता। बिल्कुल सही समझते हैं आप, टीबी नहीं होने की संभावना। तो फिर टीबी होती कैसे? अगर सिर्फ टीबी के मरीज के संपर्क में आने से टीबी होती तो सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत को होती, डॉक्टर रायमशाद को होती, हमारे जूनियर डॉक्टर बैठे हैं उनको होती, हमारे कर्मचारियों को होती, नर्सेस को होती, इनको तो होती नहीं। आपको मैं बता दूं, जितने डॉक्टरों को कभी टीबी होती भी है, सबसे कम टीबी के डॉक्टरों को होती है। जो भगवान ध्यान रखता है कि टीबी के मरीजों का ध्यान रख रहे हैं तो इनका ध्यान हम रख लें, इनको टीबी ना होने दें, नहीं तो टीबी के मरीजों का क्या होगा। तो अभी जैसे एक कैलकुलेशन आता है कि देश में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में टीबी के कीटाणु विद्यमान है। तो क्या 50 करोड़ लोगों को टीबी है? अभी सर ने बताया टीबी तो सिर्फ 28 लाख लोगों को है। तो बाकी जो 49 लाख और 49 करोड़ और 72 लाख लोग, उनको टीबी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका न्यूट्रिशन ठीक है। तो जिसका न्यूट्रिशन ठीक है, अंततोगत्ता ये निकला कि सिर्फ टीबी का बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपका न्यूट्रिशन जिम्मेदार है। ये बात सही है कि बैक्टीरिया होना जरूरी है टीबी होने के लिए, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया टीबी नहीं पैदा कर सकता है। अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है तो आपको टीबी नहीं होगी। तो टीबी से कैसे बचें? अगर एक लाइन में कोई हमसे कहे तो क्या लिखेंगे? अपना न्यूट्रिशन ठीक करें। बस यही तो चाहते हैं कि हम हेडलाइन बनेगा कि अगर आपने, जैसे कहते हैं ना कि साहब वो पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, अरे भाई अपनी डिफेंस लाइन, बॉर्डर सुरक्षित रखिए। पाकिस्तान कितने भी आतंकवादी भेजते रहे, पाकिस्तान का काम है आतंकवादी भेजना, तो बैक्टीरिया का काम है बीमारी पैदा करना, लेकिन आप अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत रखिए। तो आपका न्यूट्रिशन ठीक रहेगा तो कितने भी बैक्टीरिया आपके शरीर में आ जाए, टीबी होगी कि नहीं होगी? नहीं। तो सबसे पहला संदेश जो आज की इस कार्यशाला से निकलता है वो ये निकलता है कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छे न्यूट्रिशन से सही रखें तो टीबी होने की संभावना बहुत कम है। जैसे 100 मरीजों के, मान लीजिए किसी जगह टीबी के कुछ रोगी थे और 100 लोगों को उन्होंने खांस के और टीबी बैक्टीरिया दे दिए। अब वो 100 के 100 संक्रमित हो गए, लेकिन उनको सक्रिय टीबी नहीं हुई,
इन्फेक्टेड होना अलग बात है और डिजीज होना अलग बात है। इन्फेक्टेड लोग, मैंने कहा कि देश में करीब 40% लोग, हमारी इंडियन पॉपुलेशन, वो इन्फेक्टेड है, मतलब उनके अंदर टीबी के कीटाणु हैं। 40% को कन्वर्ट करें तो लगभग 50 करोड़ आता है, तो 50 करोड़ लोगों के संक्रमित हैं टीबी से, लेकिन डिजीज नहीं है। डिजीज कितने हैं? 28 लाख। तो अगर हमें इन्फेक्शन से डिजीज का जो कन्वर्जन है वो बचाना है तो अपना न्यूट्रिशन ठीक रखना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि न्यूट्रिशन ठीक कैसे रखें? अब जयदी साहब तो रोज हेल्दी खाना, यहाँ न्यूट्रिशन आपको इनवाइट करेंगे नहीं फॉर्चून में, तो न्यूट्रिशन कैसे करें? तो 3 चीजें न्यूट्रिशन के बारे में, कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं। अब भाई खाते समय ये ध्यान रखिए कि पेट अपना ही है, ये कल बनारस नहीं जा रहा है, लखनऊ में ही रहेगा आपका पेट। क्या खाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटी सी बात, आप सब मेजॉरिटी जो बचपन में जब थे तो दादी नानी कहा करती थी ये बच्चा स्कूल जाता है, इसको बासी खाने मत दो। बासी खाना समझते हैं आपको? एक दिन पुराने खाने को हमारे देश में बासी खाना कहा जाता था, नहीं कहा जाता कि भाई बच्चे को हम और बहू मिलकर बासी खाना खा लेंगे, लेकिन बच्चा जा रहा है स्कूल में, पढ़ाई लिखाई दिमाग का इस्तेमाल करेगा, इसको हेल्दी फूड दीजिए, मतलब बासी खाना मत दीजिए। अब ये जो पिज्जा बेस होता है ये कितना बासी है, कभी सोचा है? महीनों बासी है। तो जिस देश में एक दिन पुराने खाने को बासी खाना कहा जाता था, उस देश में आज महीनों पुराना बर्गर, ब्रेड, पिज्जा ये सब चल रहा है। तो पोषण की मैं न्यूट्रिशन की 3 कैटेगरी मानता हूं। एक तो नॉर्मल न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन, दूसरा पुअर न्यूट्रिशन, उसमें 2 तरह के, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अब देखा गया है कि जिनको अंडर न्यूट्रिशन है या जो कुपोषण के शिकार हैं, आधे टीबी के मामले उन्हीं को लोगों को होते हैं। आपने देखिए कई एक फैशन चला था बीच में डाइटिंग करने का, लड़कियां खासतौर पर डाइटिंग करती हैं, 0 फिगर चला, पता नहीं कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए, और फिर अचानक लड़कियों में टीबी बढ़ गई। तो 2-3 अखबार वाले छापी स्टोरी कि डाइटिंग वाज इनवाइटिंग दी ट्यूबरकुलोसिस। तो बेसिकली हमें यह भी ध्यान रखना है कि पेट जो हम भर रहे हैं वो किससे भर रहे हैं। हमें बच्चों को, अपने बच्चों को फास्ट फूड से बचाना है। बच्चों को फास्ट फूड से बना के हमें जो नेचुरल इंडियन थाली है उसको उनको मेंटेन करना है। जितने तरह के अनाज हैं खूब भर के खाइए, गेहूं खाइए, मक्का खाइए, जौ खाइए, बाजरा खाइए, सबकी रोटी खाइए, क्या दिक्कत है, बेसन की भी खाइए। जितनी दालें हैं बदल बदल के खाइए। डाइटिंग एक्सपर्ट कहते हैं अब कि सिर्फ एक दाल मत खा रहे हैं मोनोटोनस, अरहर की खा रहे हैं, मूंग की खा रहे हैं, उड़द की खा रहे हैं, मुझे ये अच्छी नहीं, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। अरे किसी दिन अच्छी वाली खाइए, किसी दिन कम अच्छी वाली खाइए। हमें उत्तराखंड का सिस्टम बहुत लगता है, वहां एक पंचमेल की दाल मिलती है, कभी कभी यहाँ भी बनती है इस होटल में। पंचमेल की दाल सबसे बढ़िया होती है। उत्तराखंड वालों को देखिए कितने स्वस्थ रहते हैं, वहां पंचमेल दाल मिलती है, तो 5 दालों का मिक्सचर रहता है। अब हमारे बच्चे की थाली से हरी सब्जी है ही नहीं और कहते हैं कि 400 ग्राम हरी सब्जी रोज खानी चाहिए, 300 ग्राम जो है वो फल रोज खाने चाहिए। ये नॉर्मल एक एडल्ट रिक्वायरमेंट है डाइट लेने का, स्वस्थ रहने की, हेल्दी न्यूट्रिशन। जरा दिल पे हाथ रख के बाहर सोचिएगा कितने लोग 300 ग्राम फल खाते हैं रोज। सर को केवल छोड़ दीजिए, सर तो आइडिया मुझे मालूम है, सर खाते हैं 300 ग्राम। सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, सर के उसमें डाइट में फल रहता है। हरी सब्जियां 400 ग्राम कौन खा रहा है, आप सब देख लीजिए। तो हम बच्चों को प्रमोट करें, फास्ट फूड से हटाएं। हमें टीबी लड़ाई सिर्फ टीबी के बैक्टीरिया से तो लड़नी है, लेकिन उससे ज्यादा किससे लड़नी है? टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाए तो केवल 10% संभावना होती है कि हमको टीबी हो जाए। 90% संभावना यह है कि टीबी का बैक्टीरिया भले ही हमारे शरीर में आ गया लेकिन टीबी नहीं होगी। तो जिसमें 90% गारंटी है बैक्टीरिया में, वो बैक्टीरिया अच्छा है कि बुरा है, पहले तो ये विवेचना होनी चाहिए। इतना खतरनाक नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। खतरनाक हमारा अपना जीवन शैली। हम न्यूट्रिशन को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, इसलिए टीबी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए टीबी को हम इन्वाइट कर रहे हैं।
हरी सब्जियों को रखें, दालों को रखें, बदल बदल के रखें, अनाज को रखें, बदल बदल के रखें, और फलों को रखें। थाली बिल्कुल रंगीन होनी चाहिए, सफेद नहीं होनी चाहिए। एकदम थाली को देख के आपका मतलब लार टपकने लगे, ऐसी थाली होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब रंगीन थाली होगी। और जरूरी फल मैंने कहा तो सबसे महंगा वाला फल आप खाएं, कोई जरूरी नहीं ना। जो सबसे सस्ता लेकिन मौसमी फल है वो खाइए। कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत महंगा फल खाएं। अगर ये खरबूजा और तरबूजा का सीजन चल रहा है तो आप खरबूजा तरबूजा ही खाइए, कोई दिक्कत नहीं। शाम तक 300 ग्राम का कोटा पूरा कीजिए। तो कुपोषण वाले लोगों को टीबी ज्यादा होती है। अभी सर बता रहे थे कि दुनिया में 16 लाख लोग टीबी से मरते हैं, 4,35,000 हमारे देश में मर जाते हैं, 1/4 लोग। तो टीबी की बीमारी हो गई, वो जल्दी ठीक हो इसलिए पोषण जरूरी है। टीबी की बीमारी ना हो इसलिए अच्छा पोषण जरूरी है। टीबी की बीमारी से मृत्यु ना हो तो भी अच्छा पोषण जरूरी है। हो गई कोई बात नहीं, लेकिन कल से आप अपना डाइट ठीक करिए, नहीं तो जिनकी डाइट खराब रहेगी पूरे टीबी के इलाज में उनकी मॉर्टेलिटी ज्यादा होगी। उनको दवाओं के साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं जिनका कुपोषण है। देखा गया है, लिवर एंजाइम ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाती है, उनको डायरिया एरिया ज्यादा होता है जो कुपोषण के शिकार है। वेल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, दवाओं का एब्जॉर्प्शन ही हो जाता है, एफिकेसी कम हो जाती है। और तो और एक बार ठीक होने के बाद जो दोबारा टीबी होने की संभावना है वो भी देखा गया है कि जिनका पोषण ठीक नहीं रहा उनको दोबारा टीबी होने के भी चांसेस, यानी रिलैप्स हम अपनी भाषा में कहते हैं, वो भी ज्यादा होता है। तो आप देखिए, एक साधारण व्यक्ति को टीबी हुई जिसका पोषण ठीक था और एक उसको हुई जिसका पोषण खराब था। तो जिसका पोषण खराब था उसको टीबी होने की संभावना ज्यादा, फिर मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा, दवाओं के साइड इफेक्ट ज्यादा। एक बार टीबी ठीक हो गई तो दोबारा टीबी होने की संभावना ज्यादा। इतनी भयंकर समस्या है ये कुपोषण की। और हमारे देश में हालत क्या है, 46% लोगों का न्यूट्रिशन ठीक नहीं है नेशनल पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 5 साल से कम आधे बच्चे ये कुपोषण का शिकार हैं। और जैसा मैंने कहा कि टीबी लोगों की एनालिसिस की जाए टीबी की बीमारियों को, तो आधे लोग ऐसे ही पाए जा रहे हैं जिनका पोषण ठीक नहीं। तो मैसेज ये जाना चाहिए कि बैक्टीरिया से तो बचना ही बचना है, लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना पोषण रखना बहुत जरूरी है। ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या खाएं, कैसे खाएं, ये सब आपको बता दिया गया। तो टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए जैसा कि कहा गया कि 2335 अंतरराष्ट्रीय टारगेट थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2025 रखा है। अब इसी गति से, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि इसी गति से जो वर्तमान में गति चल रही है, अब तक चलती रही है, इसी गति से अगर चले तो टीबी कब समाप्त होगी? तो मैंने कहा टीबी समाप्त होगी 2181। इसी गति से अगर समाप्त, तो क्या हम 2181 का इंतजार करें? जी नहीं, बिल्कुल इंतजार न करें। हमें अपना पेस जो है वो तेज करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी कर दिया। एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो अभी डॉक्टर संतोष गुप्ता जी ने बताया, डॉक्टर अनिशा ने भी बताया, न्यूट्रिशनल सपोर्ट स्कीम लागू की गई 1 अप्रैल 2018 से। वो क्या कहती है कि मरीज को जांच फ्री, इलाज फ्री और 500 रुपया महीना एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट के रूप में उसको दिया। तो न्यूट्रिशन आपका अच्छा बना रहे जिससे आपका आउटकम अच्छा निकले, बीमारी अच्छी तरह से ठीक हो, मॉर्टेलिटी ना हो, आपको दोबारा टीबी ना हो सके। ये 500 रुपया न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए दिया गया है। इसके लिए मरीजों के लिए चेतना लाए। हमारे अभी भी बहुत से सारे लोग समाज के नहीं जानते हैं। जैसा बताया गया, 50 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश में टीबी के रोगियों को न्यूट्रिशन सपोर्ट स्कीम के तहत पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा चुका है और इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। हमारे पास एक और समस्या थी कि टीबी के बारे में लोग जिक्र नहीं करते थे, सूचना नहीं देते थे, तो टीबी नोटिफिकेशन को भी मजबूत कर दिया गया। डॉक्टरों को कह दिया है कि अगर टीबी नोटिफिकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं भरेंगे, सूचना नहीं देंगे, डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर बीके सिंह साहब बैठे हुए हमारे, तो आपको 2 साल की सजा तक हो सकती है। इतना कड़ा रूल बनाया है सरकार ने। लेकिन ये कोई डराने की, डॉक्टरों को डराने के लिए नियम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि 1/3 टीबी के मरीजों के बारे में हमें पता नहीं चल पाता था। अभी सर बता रहे थे 1/3 मिसिंग। अभी क्या हुआ है कि न्यूट्रिशन सपोर्ट के कारण और इस नोटिफिकेशन के कारण कि डॉक्टर सूचना भेजने लगे हैं, उसके कारण अब संख्या धीरे धीरे फटाफट बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कि टीबी बढ़ रही है, लेकिन टीबी का नोटिफिकेशन बढ़ रहा है। हमारे पास सब डेटाबेस आ रहा है
हम सबको न्यूट्रिशन सपोर्ट दे पा रहे हैं, सबको दवा दे पा रहे हैं, और इन 2-3 कदमों से ऐसा लगता है कि स्पीड बढ़ी है। दिखाई भी देती है कि पिछले साल 2016 और 17 की तुलना में 2018 में 36.5% नोटिफिकेशन ज्यादा हुआ है। मरीज नहीं बढ़े कोई 36%, मरीज तो घट रहे हैं, 1.5% पर ईयर के हिसाब से घट रहे हैं, लेकिन ये 1.5% पर ईयर के रिडक्शन से काम नहीं चलेगा। इसको बढ़ा के हमें 15% पर ईयर लाना पड़ेगा, तब जाकर जो एनटीबी की डेफिनेशन है वो हम 2025 तक पा पाएंगे। हमें लगता है कि हमारी आपकी दोस्ती हो जाए टीबी के खिलाफ लड़ाई में, तो हम बहुत जल्द ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पर आए, हमें यहाँ बुलाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि आगे की जब भी हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन वाले पार्ट पर जितना गंभीरता से सर ने बोला है उतने ही अच्छे से मैसेजिंग हम देख पाएंगे टीबी की रिपोर्ट्स में। सबसे हमने एक्सपर्ट्स को सुना सबको, हमारे बीच में 2 और एक्सपर्ट्स हैं जो कि चैंपियन हैं टीबी के, सुनीता जी हैं और कमल जी हैं, जिन्होंने टीबी को हराया है और उसके बाद मदद कर रहे हैं समाज की कि और लोग किस तरह से टीबी पे बात करें, खुल के बात करें, उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनकी जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर कर सकें। तो मैं सुनीता जी और कमल जी दोनों को बुलाना चाहूँगी और आप सबसे निवेदन है कि कुछ 10 मिनट बाद हम लोग खाना खाने चलेंगे, लेकिन पहले इनको भी सुनते हैं। सुनीता जी। नमस्ते सबको, मेरा नाम सुनीता है, मैं एक टीबी चैंपियन हूँ जो कि लखनऊ से हूँ, और 2011 में मुझे टीबी हुआ और यहीं डीटीसी से मेरा इलाज भी हुआ, और डीटीसी वालों ने ही मुझे रीच से जुड़वाया, जो कि आज मैं टीबी पे ही काम कर रही हूँ। टीबी मरीजों से मिलना, उनकी दिक्कतों को सुनना, निश्चय योजना के बारे में उन लोगों को मैं बताती हूँ, और जिनका खाता नहीं खुला होता उनको खुलवाती हूँ और मदद करती हूँ। और टीबी से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं मैं सब उन लोगों को बताती हूँ, और दवा पूरी लेने के लिए उनको फोर्स करती हूँ कि पूरा इलाज करें, पक्का इलाज करें, बीच में छोड़े नहीं। जो लोग दवा छोड़ चुके हैं 2 महीना या 3 महीना खा के और वो सोचते हैं हम ठीक हो गए, तो मैं उनसे बात करके फिर से इलाज शुरू करने के लिए कहती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। बस यही मेरा काम है। और मैं एक आशा बहू भी हूँ, जो आशा बहू का भी काम करती हूँ और टीबी के लिए भी। मुझे बहुत खुशी मिलती है ये काम करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता। मैं कमल जी से भी एक चीज मैं बता दूं, ये सुनीता हमारे यहाँ की, मैं लखनऊ जिले से हूँ, डॉक्टर बीके सिंह जिला क्षयरोग अधिकारी। ये हमारी बहुत अच्छी चैंपियन है, ये डार्ट सपोर्टर भी है। बहुत लोगों का मैं दवा इसी द्वारा बंटवाता हूँ, तो और बहुत एक्टिव है, इसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। तो आप लोग थोड़ा सा सबक लीजिए, मतलब बताइएगा पेपर वगैरह में, बहुत अच्छा काम करती है। दूसरे हमारे चैंपियन है लखनऊ जनपद के कमल जी। इस बात पर इसी वक्त सुल्तान जी ने उसको टच किया था। मैं बहुत सालों से कहता हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस का अगर आप काम करते हैं जैसे सुनीता जी, तो आप समझिए कि आप भगवान का काम, ये भी मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि इसका पहली बार मैंने देखा था, सुल्तान जी को याद होगा, मेरे ख्याल से 2005 के आसपास की बात है, जब ये श्रीवास्तव जी हमारे एरिया के एमएलए थे, सुरेश श्रीवास्तव जी, तो हमारे एक फंक्शन में वो आए थे, बुलाया था हमने उनको, और हमने उनको यही बात कही थी कि भाई देखिए, अगर आप ये ट्यूबरकुलोसिस का डिपार्टमेंट है, टेस्ट का बाद में हुआ, अगर इसको कुछ आप दान देंगे तो सीधा वो दान भगवान के पास पहुंचेगा। आज भी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी मुझे याद करते हैं कि डॉक्टर साहब आपका वो सेंटेंस मुझे आजकल याद है, और उस वक्त उन्होंने अच्छा खासा पैसा हमारे डिपार्टमेंट को दिया था। उसके बाद तो केजी वाले उनके पीछे पड़ गए, खूब पैसा दिया, देते भी हैं बेचारे। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य है, टीबी की काम बड़ा एक बहुत ही, लोग डरते हैं टीबी ऐसा है वैसा है, लेकिन बहुत ही, हम तो कहते हैं भगवान करता, जो करता है। कभी कभी हम लोगों से ये सवाल लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप 40 साल से इतने खराब रोगियों के बीच में रहे और सब कुछ हुआ, और सौभाग्य बस अभी तक तो टीबी नहीं हुई, बल्कि हमारे विभाग में किसी को नहीं।
तो शायद रीजन क्या है? रीजन यही है, वो ठीक है, खाना पीना वो सब तो अलग इशू है, लेकिन हमें लगता है भगवान का आशीर्वाद हम लोगों को होता है, क्योंकि बिना आशीर्वाद तो आपको सबको एक मोटिवेशनल यही है। अब तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हो गया हूँ कि मोटिवेशन यही, भाई आप जो भी ये काम करोगे, जो लिखोगे अपने अखबार में, जो भी करोगे, वो समझ लो आप सीधा भगवान का काम कर रहे हो। इसके लिए सुनीता जी अभी एक दूसरे अभी आगे सुनाएंगे, तो ये लोग रियली बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, और आप सीधे भगवान का काम, लेकिन आपके चेहरे पर देखिए सब कुछ दमक दिखता है। तो वो अगर आप ये सब काम करेंगे तो बड़ा खुशहाली मिलेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को अपना धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा नाम कमल किशोर है और मैं एक टीवी चैंपियन हूँ। मैली संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जो भारत सरकार के साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाने का सार्थक प्रयास कर रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस संस्था में जुड़कर टीबी के मरीजों की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं ठीक होकर के अब टीबी मरीजों से मिलता हूँ, उनको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं किस तरह बीमार हुआ और किस तरह पे अपना इलाज करवाया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उनको एक भावनात्मक सहयोग करता हूँ कि आप भी दवा करिएगा और दवा खा करके आप भी हमारी तरह पहले से भी अच्छे हो सकते हैं। उनको दवाओं की डॉक्टर से मिलने के कहते हैं दवाओं छोड़ना नहीं, और डॉक्टर जिस तरह बताता है उसी तरह आपको दवा खानी है। और उनकी जितनी भी समस्या होती हैं, से परिवार में लोग भेदभाव करते हैं, उसके लिए परिवार के लोगों को समझाते हैं कि लोग इन लोगों से भेदभाव नहीं करना है। और जो भी जैसे कि लोग बहुत गरीब होते हैं उनको प्रधान से मिलकर के उनसे राशन दिलवाते हैं। इसी तरह जो जिन लोगों के किसी का अभी बन रहे थे क्या कहते हैं राशन कार्ड, उनको थोड़ा ठीक करवाए हैं। नहीं, राशन कार्ड नहीं थे, उसमें दिक्कतें थी, लोगों के गलत आधार नंबर जुड़े हुए थे, तो उनको हम टाइप भी ठीक करवाए। और जो निश्चय पोषण योजना के बारे में उनसे पूछते रहते हैं आपका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप जाके अपना बैंक में चेक करवाइएगा, नहीं अगर नहीं आता तो हमको बताइएगा, हम अपने अधिकारियों से आगे इसके विषय में वार्ता करेंगे। और कुछ लोगों को जा करके भी हमने कई लोगों को मतलब तो जांच के लिए भेजे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र शाह जी को आमंत्रित करूंगी। पल्मोनरी मेडिसिन की बात मिशन ऑफ जैसे मीडिया से राष्ट्रीय स्तर पर और ग्लोबल स्तर पर आप तमाम जितने स्पेशलिस्ट हैं टीबी जैसे वो अपना टाइम नहीं देते, तो कोशिश है हमारी भी एक सेहतनामा नाम से प्रोग्राम। ये आपका भ्रम बिल्कुल मैं तोड़ देता हूँ जी। तो अगर टाइम नहीं देते होते तो मैं मेडिकल कॉलेज के समर वेकेशन की छुट्टी पर जून के महीने में हूँ और आज इस कार्यक्रम में क्यों मौजूद हूँ। एक बार प्रोग्राम की बात में अवेयरनेस की बात करूँ मीडिया के मीडिया के लिए आप शायद मेरी प्रोफाइल नहीं जानते हैं। अब तक मैं 1000 से ऊपर मीडिया में आर्टिकल लिख चुका हूँ सेहत के संबंध में। तो ये तो पहला तो एलिगेशन आप हटा लीजिए कि टाइम नहीं देते, सब डॉक्टर टाइम नहीं हो सकता है, लेकिन जिस डॉक्टर को मीडिया से बताने का इंटरेस्ट है, मीडिया के बताने की शैली जिसको मालूम है वही तो बता पाएगा। हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, पब्लिक को क्या समझ में आएगा। तो मीडिया अवेयरनेस का या पब्लिक अवेयरनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सरल भाषा में आज की जो कार्यशाला है, मैं पहले उसके आज की कार्यशाला पूरी तरह से मीडिया कमिटेड है कि जितने लोग आप बैठे हॉल में देख रहे हैं, मीडिया को सेंसिटाइज करने का, मीडिया को अवेयर करने का 2 मकसद है। तो मीडिया के बारे में मीडिया को लिए कोई भ्रम है वो क्लियर हो रखा गया। और दूसरा मीडिया में जब आप बात करें तो 1000 गुना 10,000 गुना लाख गुना प्रसारित होती है, क्योंकि आपका सर्कुलेशन 10,000 होगा, किसी का 20,000 होगा, किसी का 1 लाख लाखों में होगा। तो हम चाहते हैं आज जो विषय है टीबी और न्यूट्रिशन है, पाया गया है कि आधे मरीज लगभग जो है टीबी के वो कुपोषण के शिकार हैं, अर्थात जिनका पोषण गड़बड़ है, न्यूट्रिशन गड़बड़ है, उनको टीबी 5 गुना ज्यादा होने की 4 से 5 चर्चा चल रहा है। अभी आपने एसडीओ साहब को सुना, काफी हद तक इन्होंने आपको
अच्छी मीडिया से अगर नहीं बच सकते हैं तो अपनी और देखा कि उत्तर प्रदेश मैं इनको बधाई भी देता हूँ, पहले भी देता खाली हूँ बैक्टीरिया से अगर बीमारी होती है तो उत्तर सबसे पहले प्रदेश हो जाती है डॉक्टर अहमशाद काफी आगे जा रहा है। जितने पल्मोनरी के हैं सब क्योंकि नर्सेज को हमारी मेरा हो जाती है, हमेशा सब मीडिया मानना डॉक्टर को हो है जाती है। लेकिन आपको शायद जानना पूरा होगा वर्ल्ड कि सबसे बड़ी टीबी इंडिया होती है वो टीबी के डॉक्टरों में होती है। उसका और इंडिया उत्तर प्रदेश कि जो अपना बॉडी का रेजिस्टेंस न्यूट्रिशन से मेंटेन करेगा उसके शरीर में भले टीबी की टीबी नहीं होगा। ये मैसेज पूरे समाज में जाना चाहिए कि अब इस देश के 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में टीबी के कीटाणु मौजूद है। तो ये चीज 50 करोड़ टीबी तो नहीं है, टीबी सिर्फ हर साल 28 लोग को मैंने जो अभी आज थोड़ा सा बाकी लोगों को टीबी क्यों नहीं होती है 49 लाख इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनका पोषण वीक है। अभी हमारा जो बच्चों का कल्चर है फास्ट फूड कल्चर है उसके कारण ये न्यूट्रिशन अच्छे न्यूट्रिशन के लिए हरी सब्जियां होनी चाहिए, फल होना चाहिए, सब तरह के अनाज होना चाहिए। जो केवल गेहूँ या गेहूँ चावल खाते हैं आप गेहूँ भी खाइए, मक्का भी खाइए, सब तरह की दालें खाइए, आप एक ही दाल मत खाइए। रंगीन फल रखिए, केला हो गया, आम हो गया, लाल सेब हो गया वगैरह वगैरह सब फल जो भी मौसम फल हम ये नहीं कहते आप बेमौसम फल खाइए, महंगे फल खाइए, जो मौसम में सबसे सस्ता फल है मैं तो जनता से कहता हूँ। इसी तरह हरी सब्जियां खाइए आप। बच्चे क्या है वो हरी सब्जियां केवल मैगी पे, बर्गर पे और इन सब पे पोषण मेरी तो इसको कैसे टीबी हो गई, तो टीबी इसलिए हो गई क्योंकि इसका तो स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, भले टीबी का बैक्टीरिया कहीं आपको टकरा जाए लेकिन टीबी उसको करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ठीक करना। मैं बात कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस और पल्मोनरी मेडिसिन के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बहुत सारी मिथ भी हैं, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। हमारी कोशिश है कि हम अवरनामा पर स्पेशल प्रोग्राम से अवरनामा के नाम से आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। मैं अतरकार के साथ लखनऊ अवरनामा।